खुश आमदीद दोबारा। तो हमारे पास यहाँ एक सब स्प्रिंग है और देखें यहाँ एक दीवार है, ये दीवार से जुड़ा हुआ है। और फर्ज करें कि स्प्रिंग यहाँ अपनी कुदरती हालत में है। तो अगर मैं स्प्रिंग पर जोर ना डालूं तो ये यहाँ तक फैला हुआ होगा। लेकिन इस सूरत हाल में मैंने स्प्रिंग को दबाया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट बाएं तरफ x तक है और हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हम डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करेंगे। तो मैं थोड़ा सोचती हूँ। सबसे पहले मैं ये ग्राफ बनाना चाहती हूँ कि मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कितनी फोर्स अप्लाई किया है जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करती हूँ। फिर मैं इस ग्राफ को इस्तेमाल करके ये मालूम करना चाहती हूँ कि स्प्रिंग को कंप्रेस करने में हमने कितना काम किया। तो आओ देखते हैं। और मैं जानती हूँ कि मैं स्प्रिंग को बाईं तरफ कंप्रेस कर रही हूँ। शायद मुझे दाएं तरफ कंप्रेस करना चाहिए ताकि आप खैर हम सिर्फ एक्स एक्सिस की मैग्नीट्यूड की फिक्र कर रहे हैं। तो आए एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। तो मैं अपना वाई एक्सिस और फिर अपना एक्स एक्सिस बनाती हूँ। और ये एक्सिस बताता है कि मैंने इसे कितना कंप्रेस किया है एक्स, और ये एक्सिस यानी वाई एक्सिस बताता है कि मुझे कितनी फोर्स अप्लाई करना पड़ा। तो जब स्प्रिंग शुरू में बिल्कुल यहाँ तक फैला हुआ था, इसे थोड़ा सा कंप्रेस करने के लिए मुझे कितनी फोर्स अप्लाई करना पड़ा। ये इसकी कुदरती हालत थी, ठीक है। और हमें पता है कि हुक्स लॉ ने हमें बताया था कि रिस्टोरेटिव फोर्स मैं यहाँ नीचे एक छोटा r लिखूंगी। रिस्टोरेटिव फोर्स बराबर है नेगेटिव के जहाँ के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ज़रब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये रिस्टोरेटिव फोर्स है, यानी ये वो फोर्स है जो स्प्रिंग इस पर दबाव डालने वाले पर लगाती है। इसे कंप्रेस करने के लिए जो फोर्स है वो बस यही है, लेकिन वो x के साथ इसी डायरेक्शन में है। तो अगर मैं स्प्रिंग को बाएं तरफ कंप्रेस कर रही हूँ तो जो फोर्स मैं लगा रही हूँ वो भी बाएं तरफ है। तो मैं इसे फोर्स ऑफ कंप्रेशन कहूँगी। फोर्स ऑफ कंप्रेशन बराबर होगी के ज़रब x के। और जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए और किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ना हो तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन बराबर होगी रिस्टोरेटिव फोर्स के। तो मैं यहाँ ये करना चाहती हूँ कि फोर्स ऑफ कंप्रेशन को x के हिसाब से प्लॉट करूँ, और ये मुझे ये दूसरी तरफ ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है आप समझ रहे हैं कि मेरे एग्जाम्पल में x बाएं तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ x बराबर है 0 के। ये फर्ज करें x बराबर है 0 के, बिल्कुल यहाँ ये x बराबर 0 है। और फर्ज करें ये x बराबर है 10 के, क्योंकि हमने इसे 10 मीटर्स तक कंप्रेस किया है। तो अब देखते हैं कि हमने कितनी फोर्स अप्लाई किया है। तो जब x 0 है, जो कि बिल्कुल यहाँ है, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए हमें कितनी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 0 फोर्स दें तो स्प्रिंग मूव नहीं करेगा, लेकिन अगर हम थोड़ी सी फोर्स दें, जैसे बहुत ही छोटी फोर्स दें, तो हम स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पर फोर्स ऑफ कंप्रेशन तकरीबन 0 होगी। तो जब स्प्रिंग बिल्कुल थोड़ी सी कंप्रेस हो तो हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी तकरीबन 0 पर। तकरीबन यही है कि स्प्रिंग को 0 तक डिस्प्लेस करने के लिए हम 0 फोर्स अप्लाई करते हैं। स्प्रिंग को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। स्प्रिंग को 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए फर्ज करें ये 1 मीटर है, 1 मीटर हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी? मेरा ख्याल है इसे वहीं रखने के लिए। तो फर्ज करें ये 1 है, 1 मीटर, तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन होगी के ज़रब 1, यानी सिर्फ के, ठीक है। और ये बात समझे कि आपने 0 अप्लाई नहीं किया और फिर अचानक के फोर्स लगा दिया। आप थोड़ी थोड़ी करके फोर्स बढ़ाते रहें। जब भी आप स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं तो इसे और ज़्यादा कंप्रेस करने के लिए थोड़ी सी और फोर्स चाहिए होती है। तो इसे 1 मीटर तक कंप्रेस करने के लिए आपको के अप्लाई करना होगा, और इसे वहां तक पहुंचाने के लिए आपको फोर्स की मिकदार बढ़ाते रहना होगा। 2 मीटर पर आपको 2 के तक पहुंचना होगा, 2 के, और इसी तरह आगे। और मेरा ख्याल है आप देख रहे हैं कि एक लाइन बन रही है।
मैं वो लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये लाइन कुछ इस तरह नजर आती है और ये वो फोर्स है जो आपको अप्लाई करनी पड़ती है स्प्रिंग की नेचुरल रेस्ट स्टेट से इसके डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ मेरे पास पॉजिटिव x दाएं तरफ जा रहा है, लेकिन इस केस में पॉजिटिव x बाएं तरफ है। मैं बस इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रही हूँ। अभी मैं डायरेक्शन की ज्यादा फिक्र नहीं कर रही। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा सोचें कि यहाँ हो क्या रहा है। आपको बस आहिस्ता आहिस्ता फोर्स बढ़ाते रहना है। आप शुरू में बहुत ज़्यादा फोर्स भी लगा सकते हैं। अगर आप शुरू में बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें तो स्प्रिंग बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि आप इसकी रेसिस्टिव फोर्स से कहीं ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। और हो सकता है कि वो तेज़ी से एक्सेलरेट करे और स्प्रिंग टूट जाए, और हम इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल भी करेंगे। लेकिन असल में अगर स्प्रिंग को एक खास डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करना हो तो आपको बस आहिस्ता आहिस्ता फोर्स बढ़ानी होगी ताकि आप रिस्टोरेटिव फोर्स को ऑफसेट कर सकें। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी कि फोर्स डिस्टेंस के हिसाब से प्रोपोर्शनल बढ़ती है, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। और इसकी स्लोप क्या है? देखें, स्लोप तो राइज ओवर रन होती है, ठीक है। तो अगर मैं रन एक लूं तो ये एक है, मेरा राइज क्या है, ये के है। तो इस इक्वेशन की स्लोप इस ग्राफ की स्लोप के है। तो अब इसी ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए आइए देखते हैं कि स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता। फर्ज करें ये x सिफर है, तो x एक जनरल वेरिएबल है। x सिफर x की एक खास वैल्यू है। ये 10 भी हो सकता है या जो भी वैल्यू हो। अब देखते हैं कि हमें कितना वर्क चाहिए। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क बराबर होता है फोर्स और आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट के ज़रब के, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमने कितना डिस्प्लेस किया है। तो जब हम 0 से यहाँ तक आते हैं तो हमने इतना डिस्प्लेस किया है। और डिस्प्लेसमेंट के वक्त फोर्स क्या थी? असल में फोर्स तो पूरे वक्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, तो फोर्स तकरीबन तकरीबन इतनी बड़ी होगी। मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि असल में आपको अंदाज़ा लगाना ही पड़ता है। तो फोर्स कुछ इस स्क्वायर जैसी है जो यहाँ है। मैं इसे दूसरे कलर में बनाती हूँ। और फिर अगला थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्प्लेस करने के लिए ये काफ़ी सही नहीं है। मेरी फोर्स थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है। तो अगर आप देखें, जो वर्क मैं कर रही हूँ वो असल में एरिया अंडर द कर्व होगा, इनमें से हर रेक्टेंगल का, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल की हाइट वो फोर्स है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ और विड्थ वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो वर्क बस इन सब रेक्टेंगल्स का सम होगा। और जो रेक्टेंगल्स मैंने बनाए हैं वो बस अंदाजे के लिए हैं, क्योंकि वो लाइन के बिल्कुल नीचे नहीं आते। आपको रेक्टेंगल्स को बार बार छोटा 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 और छोटा करते जाना है और बस ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टेंगल्स का सम करना है, ठीक है। और असल में मैं अभी इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस में नहीं हैं तो फिक्र ना करें। असल बात यह है कि जो वर्क हम कर रहे हैं, उम्मीद है मैंने आपको दिखाया है, वो बस इस लाइन के नीचे वाला एरिया अंडर द कर्व होगा। तो जो वर्क मैं स्प्रिंग को x मीटर्स तक डिस्प्लेस करने के लिए कर रही हूँ वो एरिया है यहाँ से यहाँ तक। और वो एरिया क्या है? ये एक मुसल्लस है, तो हमें बस बेस हाइट मालूम करनी है और इसे 1/2 से ज़रब करना है, ठीक है। ये बस मुसल्लस का एरिया है। तो बेस क्या है? ये बस x सिफर है। हाइट क्या है? हमें मालूम है कि स्लोप के है, तो ये हाइट होगी x सिफर ज़रब के ओ। तो ये जो पॉइंट है यहाँ, ये पॉइंट x सिफर है और फिर हाइट है x सिफर ज़रब के। तो एरिया अंडर द कर्व क्या है? जो कि टोटल वर्क है जो मैंने स्प्रिंग को x सिफर मीटर्स तक कंप्रेस करने के लिए किया। ये बेस है x सिफर और हाइट है x सिफर ज़रब के।
और फिर जाहिर है ट्राइंगल होने की वजह से 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बराबर है 1/2 के x सिफर की सेकेंड पावर। और आप में से जो कैलकुलस जानते हैं इनके लिए ये बिल्कुल वही है जो इंटीग्रल ऑफ के एक्स डी एक्स है, और ये समझ में आना चाहिए क्योंकि ये सब छोटे छोटे डी एक्स हैं। लेकिन मैं अभी कैलकुलस में ज़्यादा नहीं जाना चाहती क्योंकि इससे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये टोटल वर्क है जो स्प्रिंग को एक्स सिफर के डिस्टेंस तक कंप्रेस करने के लिए चाहिए, या अगर आप डिस्टेंस एक्स लिखें तो बस सिफर हटा दें। और ये क्यों यूजफुल है? क्योंकि वो वर्क स्प्रिंग को इतना कंप्रेस करने के लिए जितना वर्क चाहिए वही पोटेंशियल एनर्जी है जो स्प्रिंग में स्टोर होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक स्प्रिंग है और इसका हुक्स लॉ के मुताबिक स्प्रिंग कांस्टेंट 10 है और मैंने इसे पता नहीं 5 मीटर्स तक कंप्रेस किया, तो x बराबर है 5 मीटर्स। जब वो कंप्रेस है तो इस स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? हम बस कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 125 के ज़रब x की सेकेंड पावर के है 10 ज़रब 25, और ये बराबर है 125। और जाहिर है वर्क और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जूल में मेजर होते हैं। तो ये वही है जो आपको याद रखना है, या उम्मीद है आपको याद ना करना पड़े बल्कि समझ आ जाए कि मैंने ये कैसे निकाला, और इसीलिए मैंने 10 मिनट इस पर लगाए। ये वो वर्क है जो स्प्रिंग को इस पॉइंट तक कंप्रेस करने के लिए चाहिए, और इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है जब स्प्रिंग को इस पॉइंट तक कंप्रेस या इतना स्ट्रेच कर दिया जाए। हमने अभी तक कंप्रेस किया है, लेकिन आप स्प्रिंग को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अब हम स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, जो मैं अगली वीडियो में करूँगी। जल्द मिलती हूँ।